दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी टाजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर 2 सेकंड पेपर सेकंड का सीडीपी को लेंगे। पेपर 1 वाला भी आप देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कहीं से भी सीटेट पूछे तो आपको दिक्कत ना हो। चैनल पे 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिटेल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे, तो इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे दोस्तों। प्रतिकूल परिस्थितियों और वांछित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? नोट डाउन करेंगे, नहीं है किंतु परंतु के अलावे प्रतिकूल जब भी शब्द आ जाए त्रिनेत्र को आप ओपन करेंगे। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करने, उसकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, ये तो हम बिल्कुल करेंगे। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े, बिल्कुल गलत है दोस्तों। कभी भी हम ट्यूशन को प्रमोट नहीं करते हैं और नेगेटिव नेगेटिव होता है भाई भाई, नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन थर्ड चेक करेंगे, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध करवाना, ये तो हम कराएंगे। कार्यकलाप के दौरान सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, सहयोगी समूह हम जरूर बनाएंगे। ये तो ऑप्शन पॉजिटिव है, हमसे नेगेटिव पूछा गया था इसलिए टू, हम कभी ट्यूशन को प्रमोट नहीं करेंगे। दोस्तों वीडियो आप ही के लिए बनाया जाता है, आप एक लाइक जरूर करें, लाइक करने में पैसा नहीं लगता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे। बच्चे अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगिका अवस्था क्या है? का कोई प्रभाव नहीं होता है, कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, का कोई आपसी संबंध नहीं है, कि भूमिका नगण्य है। दोस्तों हमेशा याद रखेंगे, अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेग का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। नोट डाउन करेंगे। और संवेग का अधिगम में प्रभाव होता है। आप जैसे कि स्मूथली घर में आप सेट करते होंगे, आप अच्छे से सेट को कर लेते हैं, अच्छा मार्क्स आता है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाने के बाद आप बहुत ज़्यादा डर हो जाता है, काफ़ी घबरा जाते हैं, इसलिए आप क्वेश्चंस को जानते हुए भी नहीं कर पाते। इसलिए संवेग अधिगम में प्रभाव देगा। नोट डाउन करेंगे, ये क्वेश्चन बार-बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो अर्थपूर्ण अधिगम को हम प्रोत्साहित कैसे करेंगे? चेक करते हैं कि हम कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे करेंगे। विद्यार्थी की सहायता करनी चाहिए कि अपने मनोभाव और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाए। ठीक है, ये तो हम करेंगे। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करने, उनके योग्यता आधारित समूह बनाने, हम दोस्तों कभी वर्गीकृत नहीं करेंगे। नोट डाउन करेंगे, अलग कभी नहीं करेंगे। अलग अलग ये इसका है, ये इसका है, हम कभी नहीं करेंगे। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा प्रोत्साहन करना चाहिए जिससे वो बहुपेक्षीय करने में सशक्त हो। बिल्कुल सही, हम संवाद और परिचर्चा करेंगे। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करने, शिक्षण का मानक विधि को अपनाना चाहिए। दोस्तों हम कभी भी विविधता का उपेक्षा नहीं करेंगे। नोट डाउन करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। विविधता हमारा एक संसाधन है। नोट डाउन करेंगे। 1 और 3 ऑप्शन 1 सही होता है। संसाधन, जो विविधता है वो एक संसाधन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनसे क्वेश्चंस बार-बार रिपीट होता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे। अधिगम क्या है? अधिगम एक डैश और एक डैश प्रक्रिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। नोट डाउन करेंगे। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। सरल नहीं है, सरल नहीं है। नोट डाउन करेंगे, सरल नहीं है और निष्क्रिय नहीं है। अधिगम जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक विविधताओं को डैश चाहिए, टालना चाहिए। टालेंगे तो हम नहीं, उपेक्षित भी नहीं करना चाहिए, हमें समझना चाहिए, अनदेखी भी हम नहीं करेंगे। जो विविधताएँ हैं, लैंग्वेज के बच्चे आपके क्लास में हैं, तो आप उन्हें समझेंगे, कभी भी टालेंगे नहीं, उपेक्षित और अनदेखी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स है। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण का। नोट डाउन करेंगे, कक्षा में हमें क्या करना चाहिए? क्या प्रभावशाली वातावरण के लिए सहयोगिक वातावरण हमें
क्रिएट करना चाहिए, हेल्पिंग नेचर, समूह गतिविधि, समूह एक्टिविटी, सुगम दाता सुगम करता, एज ए टीचर हमारा ये रोल होना चाहिए। लेकिन प्रतिस्पर्धित मतलब कंपटीशन कॉम्पिटिटिव इस तरह का हम कोई चीज नहीं रखेंगे, बजाय रचनात्मक रखेंगे, ये सहयोगिक रखेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव नहीं रखेंगे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। अब अधिगम में विद्यार्थी मोटिवेट किस तरह से होगा? पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हैं, बिल्कुल सही। पार्ट इन द सेंस, और पार्ट जब भी शब्द आ जाए आप बाजू उसकी को रिलेट करेंगे। पार्ट इन द सेंस हेल्प करना, सहायता करना, इसके फोल्डिंग आप उन्हें दे रहे हो, इसे हम पार्ट कहते हैं। और सीटेड इन शब्दों को बार बार चेंज करता है। पार्ट, ढांचा, सहारा देना, सपोर्ट करना, इस तरह का वर्ड को इस्तेमाल करता है और ये बायोस्की से रिलेटेड है। नोट डाउन करेंगे। सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने पे बल देना, ऐसा नहीं है। जो कार्य देना जो कि बहुत सरल हो, ऐसा भी नहीं कि सरल देंगे। प्रतियोगिता के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध कराना। दोस्तों अवसर देके काफी बच्चे इसमें राइट करके आएंगे, लेकिन प्रतियोगिता के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध कराना, हम कभी भी ज्यादा प्रतियोगिता एग्जाम इन एक नेगेटिव टैग वर्ड है। नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 23 लेंगे, बच्चे के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, क्वेश्चंस नेगेटिव में है। बच्चे अपने आसपास के विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों को रचना करते हैं, सही है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापन की मूल भूमिका उन्हें जानकारी अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराती है। तो बच्चा स्वयं सोच नहीं सकते, ऐसा कौन सा तत्व है? बच्चा क्यों नहीं सोच पाएंगे? और अध्यापक की मूल भूमिका ही उन्हें जानकारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कराएंगे, बिल्कुल गलत। वो तो विद्यालय के बाहर भी कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। नेगेटिव ही हमसे पूछा गया था, और नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई। ऑप्शन थर्ड चेक करेंगे। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में संक्रियात्मक पूर्वक सोचते हैं और उसमें अन्वेषक छानबीन की लालसा होती है, बिल्कुल सही। ये जिन प्याजे का कथन है। बच्चे अपने आसपास की वस्तु को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु भी होते हैं, बिल्कुल सही। बच्चे एक जिज्ञासु प्राणी है, खोजबीन करते हैं और नन्हे वैज्ञानिक है, अन्वेषक है, ये प्याजे का कथन है। नोट डाउन करेंगे। लेकिन अध्यापक ही मूल रूप से भूमिका जानकारी इंफॉर्मेशन देने के लिए सिर्फ अध्यापक है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आप ही के लिए मेहनत करता हूँ आपका सीटेट क्रैक करने के लिए। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करिए सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 24 लेंगे। बच्चे का विद्यालय में असफल होना क्या है? प्रस्तावित करता है कि वांछित पृष्ठभूमि वाले बच्चे में अधिगम का सामर्थ्य नहीं है। ऐसा कौन सा तत्व है कि वांछित वाले अधिगम वाले ये नहीं कर सकते? ये कोई थॉट नहीं है कि जो लोअर क्लास के लोग हैं वो बच्चे अधिगम नहीं सीख सकते हैं, वो कम सीख सकते हैं, ऐसा कोई तत्व नहीं है। ऑप्शन 2 निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, बिल्कुल सही है दोस्तों। नोट डाउन करेंगे। बच्चे का असफल होना यानी कि व्यवस्था फेल होना। यार दो तीन पॉइंट और लेंगे। हम बच्चे को नहीं बदलेंगे, बच्चे के अनुरूप व्यवस्था को बदलेंगे। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन थर्ड साबित करता है इन बच्चों में अनुवांशिकता पैदाइशी कमी और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए, बिल्कुल गलत। अनुवांशिकता पैदाइशी कमी होता ही नहीं। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चे के अधिगम में सहायता करने में सामर्थ्य नहीं है। तो अभिभावक ही अगर हेल्प करेगा तो आप एज ए टीचर क्या करोगे? टीचर का क्या भूमिका होना चाहिए? एकदम गलत। ऑप्शन 2 सबसे व्यापक आंसर। 25 को लेंगे। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है? ग्रुप लर्निंग से क्या होता है? बच्चे स्वयं चिंतन प्रक्रिया का आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल सही। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न नहीं होगा जो कि अधिगम में हस्तक्षेप करेगा। बच्चे का ध्यान भंग बिल्कुल नहीं, यह प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है, ऐसा नहीं। ग्रुप एक्टिविटी चाहिए क्योंकि वो सामाजिक कौशल सीख सके। बच्चे में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होता है जो कि अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा होता है, बिल्कुल गलत। तीनों ऑप्शन। बच्चे स्वयं चिंतन प्रक्रिया में
आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं ग्रुप लर्निंग से, ग्रुप एक्टिविटी से। क्वेश्चन नंबर 26 लेंगे। एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधिया को विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार परिवर्तित करती है। किसी का पर्सनल व्यक्तिगत जरूरत के लिए वह परिवर्तन यानी चेंज करती है अपना पढ़ाने का तरीका। ये क्या है? क्या तरीका है? ये अध्यापक केंद्रित नहीं है, प्रगतिशील शिक्षा का पाठ है, पाठ पुस्तक नहीं है, व्यवहारवादी भी नहीं है। ये प्रगतिशील शिक्षा का एक पार्ट है, क्योंकि हमारे क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस है। किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, किसी को लिखने में प्रॉब्लम है, किसी को बोलने में प्रॉब्लम है। उसके अनुसार ही हम अपना जो अधिगम देते हैं बच्चों को, तो हम अपना लर्निंग स्टाइल टीएलएम का सपोर्ट लेके मल्टी डाइवर्ट करते हैं। माने विभिन्न तरीके से हम शैलियों का विकास करते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 लेंगे। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चेक करेंगे। बच्चे का विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। बिल्कुल सही। मल्टी डायमेंशन सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती है बच्चे में। संसार में सभी बच्चे का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित बिल्कुल नहीं। विकास कभी एक क्रम में होता ही नहीं, और ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है। सुनिश्चित समय में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। विकास सरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह अवस्था में पूर्व निश्चित अनुवांशिकता घटक के कारण होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अनुवांशिकता विकास का अनुवांशिकता और पर्यावरण का समावेशन से होता है, सिर्फ अनुवांशिकता को हम नहीं कह सकते। ऑप्शन 4, विकास एक सरल और एक दिशीय नहीं, विकास एक जटिल प्रक्रिया है और बहुदिशीय प्रक्रिया। मल्टी डाइवर्ट, किसी का शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। और एक 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 पॉइंट नोट डाउन करेंगे, सारा विकास का इंपॉर्टेंट पॉइंट है शारीरिक विकास। अगर किसी का शारीरिक विकास नहीं होगा तो संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेग काफी उनमें फर्क आ जाएगा। नोट डाउन करेंगे। विकास का प्रथम आयाम है शारीरिक विकास, और विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण का तालमेल है। सीटेड एक कुछ वर्ड को भी चेंज करते हैं। पर्यावरण को प्राकृतिक और आनुवंशिकता को पोषण, पालन पोषण भी चेंज कर देता है। वहां पे आईक्यू को आप चेक करोगे। निम्नलिखित में से मध्य बालावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? मध्य बालावस्था की बात हो रही दोस्तों। 0 से 2 संवेदी कारक, 2 से 6-7 आप मान सकते हो बाल्यावस्था, 7 से 13 की बात हो रही है, जिसे हम उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। इसमें प्रतीकात्मक खेल उभरना नहीं है, तर्क संगत विचार का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। बिल्कुल सही। बच्चा उसमें मूर्त चिंतन कर सकता है जो कि उनके सामने दिखता है, और 13 साल के ऊपर बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। नोट डाउन करेंगे। और इस अवस्था को सक्रिय गैंग एज भी कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। इसे गैंग एज भी कहा जाता है। उत्तर बाल अवस्था। नोट डाउन करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पेशीय कौशल समग्र शारीरिक वृद्धि तेजी से विकास, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक तर्क, अमूर्त रूप से सोचना, अमूर्त रूप से बच्चा 13 साल के बाद सोच पाएगा। ऑप्शन 2 सबसे बड़ा व्यापक आंसर है। अकॉर्डिंग टू मध्य बालावस्था, जिसे हम उत्तर बालावस्था भी कहते हैं। तर्क संगत विकास, विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, जो उसके सामने है उस पे वो तर्क कर सकता है और सोच सकता है। 13 साल से ऊपर का बच्चा जो उसके सामने नहीं है, वो अमूर्त चिंतन कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 लेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे के समाजीकरण में विद्यालय डैश है। नोट डाउन करेंगे। कोई भूमिका नहीं है, कम भूमिका नहीं है। प्राथमिक कारण परिवार होता है। विद्यालय द्वितीय कारक होता है। प्रथम कारक हमेशा परिवार होगा, और कभी कभी वर्ड को चेंज कर देगा। मुख्य वाहक और गौण वाहक, गौण वाहक को ही हम द्वितीय वाहक कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। और मुख्य वाहक को ही हम प्रथम वाहक कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। समाजीकरण का गौण वाहक विद्यालय होगा, द्वितीय वाहक विद्यालय होगा। परिवार के बाहर कुछ भी आ जाए वो द्वितीय वाहक होगा। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चे का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो गुणात्मक रूप से जीन पियाजे का कहना था कि बच्चे का जो चिंतन है प्रकार में वयस्कों से अलग होता है, लेकिन क्वांटिटी, यानी कि एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 1 किलो सोचते हो तो बच्चा भी 1 किलो सोचता है, लेकिन सोचने का जो प्रकार है वो अलग होता है। ये जीन पियाजे का कहना है। लेव वाइजोस्की ने सामाजिक अधिगम दिया था। हेवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि
सिद्धांत दिया था, 9 तरह का बुद्धि होता है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास दिया था। नोट डाउन करेंगे, जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था, उन्हीं का ये पार्ट है, इनका वीडियो आपको मिल जाएगा। चैनल पे 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली कर लेंगे। इस बार का सीटेट स्मूथ ट्रिकी वे मैथमेटिकल तरीके से दोस्तों फर्स्ट अटेम्प्ट आप निकालोगे, सीटेट का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।